हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेली बाय दानिश में। और मैं आज हाजिर हूँ आपके समक्ष यूपी टेट 2016 का पर्यावरणीय अध्ययन का 30 प्रश्न लेकर, जो कि यूपी टेट 2016 में आपसे यूपी टेट के प्राथमिक स्तर 1 से 5 में आपसे पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो पर्यावरण अध्ययन स्पेशली जो है वो आपसे 1 से 5 स्तर मतलब प्राथमिक स्तर पे ही पूछा जाता है। तो अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंटेंट सही लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सकें। और इसको जितना भी हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आगामी 28 नवंबर को आपकी परीक्षा है। और इस पेपर के माध्यम से, इससे पहले भी मैंने 3-4 पेपर यूपी टेट के डाल रखे हैं, तो उसके माध्यम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और पर्यावरण अध्ययन में किन किन विषयों का समावेशन किया गया है। ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ प्रथम प्रश्न से। जो आज का पहला प्रश्न है, जो आज आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न लेते हैं कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। शिक्षक की सबसे जो बहुमूल्य निधि क्या है? उसकी सेवा, उसका वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, छात्रों का विश्वास। देखिए, बिना छात्रों के विश्वास के एक शिक्षक कभी नहीं बन सकता। ठीक है, शिक्षक जो है विद्यार्थियों के जीवन का वास्तविक कुम्हार होता है, ये आपको पता है, जो न सिर्फ उनके जीवन को आकार देता है बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर जो है अपना कमाल दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो यह बात हमेशा याद रखिएगा कि जो छात्रों का विश्वास है वो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है। ये यूपी टेट 2016 में आपसे पूछा गया प्राथमिक स्तर में। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ आपको, व्याख्या सहित ये प्रश्न कराऊंगा मैं आपको। प्रश्न संख्या 2 है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वो क्या है? मतलब कोई हाइपोथेसिस दी गई है, कोई परिकल्पना दी गई है और उस पर बार बार अगर हम परीक्षण करते हैं, ठीक है, और उसको गलत नहीं पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिद्धांत। ठीक है, अब जैसे न्यूटन्स की जो लॉ है उनको समझ लीजिए, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है, तो वो नियम सिद्धांत कब बने? उन पे बार बार परीक्षण किया गया होगा, जब उनको सही पाया गया होगा तब उनको जो हम क्या बोलते हैं, उनको हम सिद्धांत बोलेंगे। ठीक है ना? तो याद रखिए कि परिकल्पना को जब बार बार परीक्षण करते हैं और उसको हम गलत नहीं पाते, मतलब वो जो हाइपोथेसिस है, जो परिकल्पना वो सही होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिद्धांत बोलेंगे। ठीक है ना? सिद्धांत के साथ जो है प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं। किसी भी परिकल्पना को जब आप बार बार निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद इस बात का मान हो जाता है कि परिकल्पना जो है सार्वभौमिक रूप से सत्य है, मतलब बिल्कुल वो सही है, तो आप उसको जो है सिद्धांत का रूप देते हैं, उस सिद्धांत का रूप खुद ही ग्रहण कर लेता है वो। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि की बात की गई है। अब देखिए, पहला विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख। ठीक है, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य। सी है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। डी है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां पे कार्य योजना दी गई हो, याद रखिएगा, इसमें बाकी और कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, जिसमें कार्य योजना की दी गई हो, प्रोजेक्ट मेथड दी गई हो, वो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है ये विचार गोष्ठी के साथ दिया गया है। तो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना जो शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि, इसको याद रखिएगा। इस शिक्षण विधि में जो छात्र है परस्पर विचारों का आदान प्रदान, क्योंकि जब गोष्ठी का आप मीटिंग का आयोजन करते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, तो वो एक दूसरे के जो विचार हैं, मतलब एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। बात को समझ रहे हैं आप? ठीक है, इससे जो है वो अपने जीवन में जो है बहुत ही, मतलब जो बोलते हैं ना कि जीवन के से मतलब कृत्रिम जो उनके जो मतलब आदान प्रदान करने से जो उनको अनुभव की प्राप्त करती है, वो अपने जीवन के साथ इसका संबंध स्थापित कर पाते हैं। ठीक है, प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम का भी निहित होता था। तो याद रखिएगा कि जो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना है, ये सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि मानी जाती है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बिल्कुल है। नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल है। हीलियम, ये जो है हीलियम नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस में इसकी गिनती नहीं होती। मेथेन भी है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में। अब देखिए, ग्रीन हाउस गैसें जो है ग्रह के जो हमारा जो ग्रह है उसके वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं
उस उनकी वजह से जो हमारे जलवायु में परिवर्तन होता है, और भूमंडलीय जो ज़मीन का हमारे जो तापमान है ना, ऊष्मा जो है वो बढ़ती है, उसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपनी भूमिका निभाती है, याद रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्पन, ओजोन आदि करती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी रहती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस में समाहित किया गया है। मीथेन है, सीएफसी का जो है आप याद रखिएगा, सीएफसी जो है रेफ्रिजरेटर में, आपके फ्रिज में, आपके एसी में, आपके जो शेविंग वगैरह की क्रीम वगैरह बनती है ना, उसमें जो है ये पाई जाती है। जलवाष्प आपको पता ही है, ठीक है, ये भी काम करता है, और ओजोन, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है वो किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा जो ध्वनि प्रदूषण है उसका मापन जो है डेसिबल में किया जाता है। जून न्यूटन तो बिल्कुल नहीं होगा, नैनो इकाई नहीं है इसका। जो देखिए ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। 80 डेसिबल या उससे अधिक का जो शोर होता है वो श्रवण शक्ति को अस्थायी हानि पहुंचाने के लिए सक्षम होता है, ठीक है ना। अस्थायी हानि का मतलब आपको बहरापन आने लगेगा, ठीक है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि जो है, मतलब अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कितना डेसिबल की जो ध्वनि होगी वो ठीक होगी आपके कानों के लिए, आपके जो स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा 25 से 30 डेसिबल। 5 डेसिबल ध्वनि अत्यंत मंद, मतलब 75 डेसिबल साधारण तेज, और 95 डेसिबल अत्यंत तेज, और 120 डेसिबल जो होती है वो अधिक ध्वनि तीव्र कष्ट कारक होती है। डीजे वगैरह इसीलिए बजाने के लिए मना किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला लेते हैं प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा था? देखिए हिमानी से मतलब है जो हिमनद होते हैं ना, ग्लेशियर जिसको आप बोलते हैं, तो हिमानी के द्वारा, उस हिमनदों के द्वारा जो है किस स्थलाकृति का, मतलब जो स्थल पे बनने वाली किस स्थलाकृति का निर्माण होता है? लैपिज नहीं, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, और जलप्रपात। देखिए जो यू आकार की घाटी होती है ना, यू आकार की घाटी, ठीक है, उसका निर्माण जो होता है वो अंग्रेजी का यू अक्षर है ना, उसका निर्माण जो होता है वो हिमानी द्वारा होता है। यू आकार की घाटी याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो वी आकार की घाटी है, वी आकार की घाटी का जो निर्माण है वो नदियों के पानी के द्वारा होता है, मतलब नदियों के द्वारा होता है, इतना बस याद रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या जो 6 है उसका जो उत्तर होगा आपको, यू आकार की घाटी का निर्माण जो है वो हिमानी के द्वारा होता है, और अगर वी आकार का पूछे तो वी आकार का जो है वो नदी के द्वारा होता है, इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 की तरफ पढ़ते हैं, निम्न नदियों में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी जो है, तो देखिए एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपकी स्वर्ण रेखा है, जिसको सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा भी बोलते हैं, ये जो है बंगाल की खाड़ी में बात गिरती है जाके। ये भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है, याद रखिएगा, ये भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। याद रखिएगा कि ये रांची नगर से 16 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ना, दक्षिण पश्चिम में स्थित एक नगड़ी गांव है, नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक एक स्थान है, वहां से निकलती है, तथा बलेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैं स्वर्ण रेखा की बात कर रहा हूं, ठीक है। और ताप्ती, नर्मदा और सिंधु की अगर बात करेंगे तो ये नदियां जो होती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8 लेते हैं, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है। मतलब राकेश कक्षा 5 का एक छात्र है जो कि पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं कर पाता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा देना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर, देखिए सही बात बताऊं मैं तो इसमें जो है वो अगर काम नहीं कर रहा है तो सबसे सटीक ऑप्शन है कि उसकी अनियमितताओं का कारण उससे बातचीत करके आप जानेंगे और उसको दूर करने का उपाय करेंगे, उसको मार्गदर्शन देंगे, ठीक है ना। बाकी चीजें इसमें सही नहीं है। मध्य प्रदेश, प्रश्न संख्या 9 है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है वो झीलों का शहर कहलाता है? एक बात और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश को जो है हम भारत का हृदय भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को हम भारत का
हृदय भी कहते हैं, हृदय। बात समझ में आ रही है? हृदय किसका? भारत का। किसको? मध्य प्रदेश को हम भारत का हृदय भी कहते हैं। तो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है वो झीलों का शहर कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो भोपाल है, मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वो झीलों का शहर कहलाता है। ठीक है ना? मध्य प्रदेश देखिए पर्यटन स्थल, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी जो है भोपाल है, याद रखिएगा। और इसी को झीलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 लेते हैं। थोड़ा सा धुंधला हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन थोड़ा जोर डालने की कोशिश कीजिएगा। ये आप जो है यूपी टेट 2016 का प्रथम प्रश्न पत्र मतलब जो है पर्यावरणीय अध्ययन कर रहे हैं प्राथमिक स्तर का। ठीक है, इसका मैं प्रश्न संख्या 10 अब आपके सामने लेके आ रहा हूँ। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो पहला दिया है लाल सागर, दूसरा दिया है काला सागर, तीसरा दिया है अरब सागर और चौथा दिया है भूमध्य सागर। तो मैं आपको बता दूं कि जो भूमध्य सागर है वो पृथ्वी का एक सागर है जो कि उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। मैं बात कर रहा हूँ भूमध्य सागर की, याद रखिएगा। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है, मतलब 3/4 है। ठीक है ना? यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है। इसको भी याद रखिएगा कि जो भूमध्य सागर है वो अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू है। ठीक है ना? लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। तो याद रखिएगा कि जो आपका भूमध्य सागर है वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। अब देखिए, आपसे प्रश्न पूछा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व ओजोन दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? तो मैं आपको देखिए, आपके ऑप्शन है 16 सितंबर, उसके बाद दूसरा आपका ऑप्शन है 7 सितंबर, तीसरा आपका ऑप्शन है 30 मार्च और चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है 22 अप्रैल। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष जो है 16 सितंबर को आप ओजोन दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा। अब इसके पीछे का कारण देखिए, ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण की जागरूकता के कारण मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत की जो है क्षरण हो रही है ना, हम लोग अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे जिससे कि है ओजोन परत जो है उसमें छेद होने लगा है। ठीक है, और ओजोन परत जो है याद रखिएगा कि सूर्य से आने वाली जो अति खतरनाक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। ठीक है ना? और लगभग 94% जो है पराबैंगनी किरणों को वो सोख लेती है, इसलिए आप सुरक्षित हैं। अगर ओजोन लेयर में छेद हो गया तो उससे आने वाली जो पराबैंगनी किरणें उससे आपको स्किन डिजीज मतलब जो चर्म रोग हो सकता है, आपको कैंसर और तमाम तरह की बीमारियां होंगी, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो इसमें एक चीज़ और बताई जाती है कि 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया गया। ठीक है ना? यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई है। ओजोन दिवस 2016 की एक थीम थी कि ओजोन एंड क्लाइमेट रीस्टोर बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड। ठीक है ना? ये 2016 की थीम थी। प्रश्न संख्या 12 लेते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटन करता। तो मैं बता दूं आपको कि किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। प्राथमिक उत्पादक तो पेड़ पौधे जो हैं वो उनको बोला जाता है। ठीक है ना? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और उत्पादक हमेशा हरे पौधों को ही कहा जाता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 13 है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो तत्वों का चक्रण होता है आप उसको जैव भू रासायनिक चक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैव भू रासायनिक चक्र। अब देखिए, प्रकृति में जो है विभिन्न तत्व चक्रीय रूप में एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह या तथा यह चक्र जीवमंडल
में होते हैं, इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र इत्यादि जो है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो सीधी सी बात है, जब भी कहीं हाइड्रोजन हो तो बाकी चीज़ों से कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, डीजल से ज़्यादा होगा, पेट्रोल कोयला इससे ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे आ जाते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। मतलब एक जीव है जिसका नाम है दैत्याकार पांडा। ये कहाँ पाया जाता है? पहला है चीन में, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है भारत में, चौथा है ब्राज़ील में। तो मैं आपको बता दूं कि जो संकटग्रस्त जंतु जो है दैत्याकार पांडा, वो आपका पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, चाइना में पाया जाता है ये। पांडा को चीनी भाषा में जुयांग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं, याद रखिएगा। जो चाइनीज़ होते हैं उनके तो अलग अलग किस्से हैं, लेकिन उनका जो है वो ये बोलते हैं कि चीनी भाषा में दैत्याकार जो पांडा है या पांडा को वो लोग बोलते हैं झू यांग माओ। ठीक है। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय के पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्य जीव कोष द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है ना, फेडरेशन है, उसके द्वारा इसको संरक्षण दिया जाता है, क्योंकि संकटग्रस्त हैं, कभी कभी भी ये खत्म हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको संरक्षित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 16 लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? मैं आपको एक चीज बताते रहूं, ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बार 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 पूछता है। ऑप्शन इसका सही है मिथाइल आइसोसाइनेट। 3 या 4 दिसंबर, कहीं आपको 3 दिसंबर डेट मिलेगी, कहीं आपको 4 दिसंबर डेट मिलेगी। तो 3 या 4 दोनों में से अगर कोई भी हो तो आप 3 या 4 में से चूज कर लीजिएगा, जब भी होगी तो एक ही डेट होगी। तो 3 दिसंबर या 4 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी जो कि भोपाल में स्थित थी, उससे लीक हुई थी एक गैस जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इससे काफ़ी लोग जो है मारे गए थे, और काफ़ी लोग क्या लगभग 15 से 16 हज़ार का डेटा दिया जाता है, उससे ज़्यादा ही जान गई थी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो क्रिसमस का त्यौहार जब भी गर्मियों में पूछे तो वो आपका होगा हमेशा ऑस्ट्रेलिया में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे नवंबर दिसंबर में जो है ठंड पड़ती है, और इसी के जस्ट अपोजिट जो ऑस्ट्रेलिया है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जब यहाँ 25 दिसंबर होगा तो वहाँ भी 25 दिसंबर होगा, तो यहाँ ठंड पड़ती है और वहाँ गर्मी पड़ती है, यही मुख्य कारण है उसका। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 18 है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब एक चीज याद रखिए कि जो गिर है, जब भी गिर का नाम आ जाए, ग से गिर और ग से गुजरात, तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो गुजरात में अवस्थित है। और ये किस जीव का संरक्षण करता है, मतलब इसमें कौन से जीवों का संरक्षण किया जाता है? ठीक है ना। जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें अलग अलग तरीके के जीवों को संरक्षित किया जाता है, मतलब उनका कोई शिकार ना कर सके। ठीक है, वो प्रोटेक्टेड जगह है, वहाँ पे हथियारबंद लोगों का जाना प्रोहिबिटेड है, लोग वहाँ पे जंतुओं का शिकार नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते पाए जाएंगे तो सरकार जो उनके खिलाफ मतलब कठिन से कठिन जो है धाराएं लगाएगी, और जेल जुर्माना सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो याद रखिएगा कि जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो शेरों का, एशियाटिक लायंस जो हैं उनका संरक्षण करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये गुजरात में अवस्थित है। कभी कभी लिख देता है कि एशियाटिक लायन, तो वो भी गिर गुजरात का ही हिस्सा है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? देखिए, जब मरुस्थल का नाम आ गया तो कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, तो कैक्टस है। कैक्टस आपने देखा ही होगा। तो कैक्टस जो है ये मरुस्थलों में पाई जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 20 लेते हैं आपका। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके यूपी टेट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन मफलर जो है किससे संबंधित। तो याद रखिएगा जो ग्रीन मफलर है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। और अभी ध्वनि प्रदूषण मैंने आपको बताया कि ध्वनि प्रदूषण को जो मापने की इकाई है वो डेसिबल होती है। 25 से 30 डेसिबल की ध्वनि जो है वो सही होती है, उससे ऊपर अगर जाएंगे तो वो कानों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और ठीक है, इतना याद रखिएगा इसमें। प्रश्न संख्या 21 है, भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जब भी भूपारिस्थितिकीय तंत्र की बात पूछी जाए और उसमें ऊर्जा का स्रोत पूछा जाए तो सीधा का सीधा सूर्य लगा के आइएगा, इसमें ज़्यादा इफ बट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 22 लेंगे हम। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक और आर्टिफिशियल तो आपको पता होगा, मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब आप समझ सकते हो, मानव निर्मित की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, प्राकृतिक की बात की जा रही है। तो जो टाइटन है वो टाइटन जो है आपका शनि का एक प्राकृतिक उपग्रह है, याद रखिएगा। एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो सौर मंडल में जो शनि का आकार है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। उसके पहले अगर आप बात करेंगे तो बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, और शनि के लगभग लगभग 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह होता है, ठीक है ना। शनि के अन्य प्रमुख जो उपग्रह हैं, मीमांसा है, एनसिलाडू है, टेथिस है, डिऑन है, रिया है, हाइपेरियन है, ईपा पेटस है और फोबे भी है, ठीक है ना। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, इस बात को भी याद रखिएगा। जो वरुण है आपका, नेपच्यून जो है जिसको आप बोलते हैं, उसके 13 उपग्रह हैं, इनमें से ट्रिटोन और मेरिड प्रमुख होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? प्रश्न संख्या 23 है। तो बायोडीजल का जब भी नाम आए तो याद रखिएगा, एक द्विबीजपत्रीय पौधा है जिसका नाम है जट्रोफा, इसी से जो है बायोडीजल बनाया जाता है, जट्रोफा, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित हुआ? तो जब भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात आए तो 1986 आपको याद रखना है। और पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को आपको पर्यावरण दिवस जो है आपका, हाँ, वो 5 जून को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ का याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र का जो है प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो है 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था ये, ठीक है। इसी से प्रभावित होकर भारत सरकार ने जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया था। बात समझ में आ रही है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो भारत सरकार ने पास किया था 1986, वो किससे प्रभावित होकर किया था? संयुक्त राष्ट्र का जो प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून को हुआ था स्टॉकहोम में 1972 में, उससे प्रभावित होकर इन्होंने किया था। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है, ये बात याद रखिएगा। इस अधिनियम में, किस अधिनियम में? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसमें 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 25, भूमंडलीय तापन का कारण है हिमनदों में वृद्धि। अगर हिमनदों में वृद्धि होगी तो पर्यावरण प्रदूषण कहाँ बढ़ेगा? उसमें कमी हो जाती है ना भूमंडलीय तापन का। कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ बिल्कुल सही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी तो गर्मी जो है ज़मीन पर देखिए, जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं ना, जो आती हैं उसको वापस नहीं लौटने देती कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ मिलकर ना बड़ा गर्मी पैदा करती है। इसलिए भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय उष्मीकरण की बार बार बात की जाती है, ठीक है ना। इसको ग्लोबल वार्मिंग के भी नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह है जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, तेल अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई। सिंपल सी बात है, जब पेड़ों की कटाई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ रहेगी ही नहीं, तो भूमंडलीय तापन तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसका कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण जो है ये बढ़ता है। निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है आपके, इसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा? लावा समझते होंगे, जब ज्वालामुखी के फटने से उसका जब उद्गार होता है तो उसके पेट से जो चीज़ें निकल के आती हैं, लावा उसी से निकलता है, तो उससे जो है आपका काली मिट्टी बनती है, ठीक है ना। उससे जो है आपका काली मिट्टी बनती है। और इस मिट्टी में जो है चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये मिट्टी जो होती है बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है और ये मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? अभी बात हो रही थी, तो याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं उसको, समताप मंडल, इसी में ओजोन लेयर स्थित है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है कि जो है ओजोन जो परत है वो आपका वायुमंडल की किस परत में स्थित है, तो याद रखिएगा समताप मंडल में, वही जो है सूर्य से आने वाली लगभग 94% पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे कि हमको स्किन डिजीज, कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उससे हम बच जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु है? गंगा एक्शन प्लान की बात की जा रही है, GAP,
ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, गंगा एक्शन प्लान को लाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो जल की गुणवत्ता को सुधारना है, ठीक है। इसीलिए नदी के प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 ईस्वी में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ किया गया था। 1985 में श्री राजीव गांधी जी द्वारा जो है वो गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ किया गया था। ये कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया था, लेकिन 15 वर्ष की अवधि में 901.71 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी में प्रदूषण स्तर कम करने में ये कार्यक्रम जो था वो विफल रहा। तो याद रखिएगा कि जल की गुणवत्ता से संबंधित है गंगा एक्शन प्लान, और ये जो है जो श्री राजीव गांधी जी हैं उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था 1985 में। बस इतना याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 और लास्ट है आज का, कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक के रूप में, जब जैविक कीटनाशक की बात करेंगे आप तो नीम जो है वो जैविक कीटनाशक के रूप में जो है उसका इस्तेमाल या उत्पादक है। ये नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष, मतलब पूरी रूप से इसमें पत्तियां झड़ जाती हैं, और इसका जो वनस्पतिक नाम होता है, इसका जो वनस्पतिक नाम है एजाडिरेक्टा इंडिका है, ठीक है, एजाडिरेक्टा इंडिका। और नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है, मतलब जो खून है वो प्योरीफाई करता है ये, और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो स्किन है वो आपकी ग्लो करेगी, उसमें जो है स्किन डिजीजेस नहीं होंगी। और इसके अतिरिक्त नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों को और घावों को निवारण करने में सहायक है, ये हमको शुरू से बताया जाता है, ठीक है। तो आपको ये जो वीडियोस हैं वो एग्जाम्स डेली बाय दानिश नमक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही हैं। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस और कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके।